गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वर्ग 9 के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आज बच्चों हम देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति के अंतर्गत अध्याय 3 को, जिसका शीर्षक होगा संविधान निर्माण। हाँ बच्चों, संविधान निर्माण। बच्चों इस परिचय में हम इसका परिचय पहले जानेंगे और परिचय के दौरान ये हम देखेंगे कि पिछले 2 अध्याय में हम लोगों ने देखा कि लोकतंत्र की स्थापना कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। पूरी दुनिया में स्थापना और विकास को लेकर के हम पिछले 2 अध्याय देख रहे थे और लोकतंत्र के पक्ष और विपक्ष को भी हम लोगों ने जाना, लोकतंत्र के व्यापक अर्थ को भी जाना, लोकतंत्र के संकुचित अर्थ को भी जाना। पिछले 2 अध्याय में लोकतंत्र की विशेषताओं को भी हमने जाना और कैसे कैसे लोकतंत्र के नेगेटिव पॉइंट्स को भी हम लोगों ने जाना। अब हम एक लोकतंत्र की सफलता के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, तो उस संविधान निर्माण की प्रक्रिया को इस अध्याय में देखेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे कि संविधान निर्माण कैसे होता है, किन लोगों के द्वारा होता है और उसकी प्रक्रियाएं क्या होती है, उसके मौलिक तत्व क्या होते हैं, उसको निर्माण करने में कौन कौन सी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। और यह भी हम देखेंगे कि संविधान एक बार निर्माण कर लेने के बाद क्या उसमें हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये पिछले अध्याय से थोड़ा सा हटकर हम देख रहे हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि ये नया टॉपिक है, क्योंकि लोकतंत्र की हम लोगों ने पहले अध्याय में स्थापना की बात कही, दूसरे अध्याय में विकास की बात कही और तीसरे अध्याय में हम लोकतंत्र की सफलता के लिए संविधान की बात कर रहे हैं। बच्चों कहा जाता है कि संविधान विहीन राज्य की कल्पना करना बेईमानी है। संविधान विहीन राज्य न रह करके एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगा, एक अराजकता हो जाएगी। इस तरह से तो हम कह सकते हैं कि संविधान के बिना राज्य का कल्पना करना बेईमानी है, बेकार है, क्योंकि संविधान के बिना राज्य की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। वह राज्य न रह करके अराजकता हो जाएगा। अराजकता का मतलब आप समझ रहे हैं ना। अगर कोई संविधान नहीं रहता है, वहाँ पे संविधान नहीं होता है, तो अराजकता यानी कि जिसको जो मन में आएगा वो करेगा और वो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बराबर बात हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम जान लें कि संविधान जैसे सम जोड़ विधान से बना है और इसका व्यापक अर्थ आप कई अर्थों में ले सकते हैं। पीछे उन्नयन के कई सारे वीडियो में इसका अर्थ हम लोगों के द्वारा बताया गया है, तो उस पर न जाते हुए हम संविधान की बात करते हैं कि संविधान क्या है। उसका एक शॉर्ट परिभाषा के तौर पे पहले आप जान जाइए कि संविधान जो है किसी भी देश या राज्य को संचालित करने का जो नियम कायदा कानून होता है, उसी का लिखित संग्रह एक होता है, उसी का लिखित दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं संविधान, किसको कहते हैं? किसी भी देश, संविधान यानी कि संविधान की बात हम कर रहे हैं। यहाँ किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए वहाँ के नियम कायदा कानून सिद्धांत जो होते हैं, उन्हीं के लिखित संग्रह को, लिखित दस्तावेज को हम संविधान कहते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक बुक के शेप में, एक दस्तावेज के शेप में हमारे पास होता है। उन संविधान के आधार पे हम यह डिसीजन कर पाते हैं कि कौन सा कार्य सही है, कौन सा कार्य गलत है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। संविधान से ही बोध होता है। जैसे कि बच्चों आप पढ़े होंगे कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, तो वो संविधान में ही वर्णित है कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। ये संविधान से हम देख सकते हैं। तो इस तरह से संविधान की ये बात हम करेंगे। आगे हम इस अध्याय में ये भी देखेंगे कि संविधान हमें क्यों जरूरी है। तो अभी ही हम एक लाइन में देख लिए हैं कि क्यों जरूरी है, क्योंकि संविधान विहीन राज्य की कल्पना करना बेईमानी है। वह राज्य न रह करके अराजकता हो जाएगी, इसलिए संविधान की जरूरत है। हालांकि उस पर बृहद रूप से हम आगे देखेंगे। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। इसमें हाल ही में सबसे पहले हम इसमें शुरुआत करेंगे कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से एक बेहतर संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वह उभर कर सामने आई है और वह दक्षिण अफ्रीका जो है एक बेहतर संविधान बनाने में सफल रहा है। तो उसको हाल ही में 1995-94 के से वहाँ पे लागू हुआ है। उसको उस व्यवस्था को एक बार हम देख लेंगे और फिर बाद में इस अध्याय के अंत में भारतीय संविधान के
मूल तत्वों की बात करेंगे, भारतीय संविधान में किन किन व्यवस्थाओं को लेकर के कैसे कैसे संविधान निर्माण की बात हुई, उसके मूल कहाँ से आया, इन तमाम बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि संविधान, तो हम देख लिए कि संविधान क्या है। तो संविधान नियम कायदा कानून का एक लिखित संग्रह है, लिखित दस्तावेज है। किसी भी देश या राज्य को चलाने के लिए जो नियम कायदा कानून बनाए जाते हैं उसी का लिखित संग्रह है। हम जैसा कि कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान की हम बात करेंगे। दक्षिण अफ्रीका में जो है हमारा अगला टॉपिक जो है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। क्या? लोकतांत्रिक संविधान। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दक्षिण अफ्रीका का इसलिए हम टॉपिक ले रहे हैं कि वो हाल के दिन में एक एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है विषम परिस्थितियों में 2-3 समुदायों को मिला करके, जहाँ पे नस्ल भेद की राजनीति चलती थी, नफरत चलता था, उन सारे लोगों को एक साथ संजो करके और अपना संविधान निर्माण करने में सफल रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान, लोकतांत्रिक संविधान को जानने से पहले थोड़ा सा उसके इतिहास को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा कम समझ लेते हुए, कि जैसे भारत में यूरोपीय लोग आए व्यापार करने और गुलाम बना लिया, ठीक उसी तरह से 17वीं और 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोपीय लोग दक्षिण अफ्रीका भी व्यापार करने गए। लेकिन भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक खास अंतर रहा, क्योंकि भारत में लोग आए व्यापार किए और गुलाम बनाए, पुनः जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ से चले गए। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ कि जो यूरोपीय लोग आए थे उनकी चमड़ी गोरी थी, वो गोरे लोग थे, वो दक्षिण अफ्रीका में बस गए और बस करके हथियारों की बदौलत जोर जबरदस्ती करके वहाँ के सत्ता को अपने हाथों में ले लिया, सत्ता पे काबिज हो गए और वो जुर्म जुल्म करने लगे। किन लोगों पे? दक्षिण अफ्रीका में 3/4 जनसंख्या जो है वह काले लोगों की है, यानी कि वहाँ के मूल निवासी जो हैं उनकी चमड़ी काली होती है और जो यूरोपीय लोग गए थे उनकी चमड़ी गोरी होती है। इन दो गोरे और काले, जिनको श्वेत और अश्वेत कहा जाता है, श्वेत नस्ल के लोग और अश्वेत नस्ल के लोग, इन दोनों के अलावे वहाँ कुछ रंगीन चमड़ी वाले भी रहते थे। जैसे भारतीय लोग रंगीन चमड़ी वाले कहे जाते थे वहाँ, क्योंकि भारतीयों में कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ बीच वाले होते हैं, बहुत तरह के लोग होते हैं, तो इनको हम रंगीन चमड़ी वाले लोगों से वहाँ जाना जाता था। तो इन लोगों ने मिल करके लगभग उनके अत्याचार के खिलाफ, जो गोरे लोगों का श्वेत लोगों के प्रति, श्वेत लोगों के प्रति जो अत्याचार था, जो जुर्म था, उसके खिलाफ 1950 से लगभग, कब? 1950 से लगभग आंदोलन तेज हो गए, आंदोलन, धरना, ये सब करने लगे। तो और आंदोलन तेज करने के बाद जो अश्वेत लोग थे, श्वेत लोगों के द्वारा और प्रताड़ित होने लगे। बहुत सारे अश्वेत लोगों की हत्याएं कर दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया, उनको मार दिया गया। यहाँ पे नस्ल भेद की जो नफ़रत थी वो इतनी गहरी थी कि दक्षिण अफ्रीका में स्कूल, कॉलेज, शौचालय, सिनेमाघर, तारणहार, समुद्र तट, सार्वजनिक स्थल जो भी होते हैं, पुस्तकालय, ये तमाम चीज़ गोरों के लिए अलग और कालों के लिए अलग, यानी अश्वेत के लिए अलग, श्वेत लोगों के लिए अलग की व्यवस्था थी दक्षिण अफ्रीका में। वहाँ पे गोरे लोगों की बस्ती में, यानी कि श्वेत लोगों की बस्ती में अश्वेत लोगों का जाना वर्जित था, उनको परमिशन लेकर के जाना था, और नौकरियों में भी कुछ खास कैटेगरी के नौकरियों में ही उन्हें अलाउ था। अच्छे अच्छे पदों पे, अच्छे अच्छे जगहों पे श्वेत लोग भरे हुए लोग थे। तो इस तरह से जब अत्याचार बढ़ा तो 1950 में इन लोगों ने आंदोलन को शुरुआत किया। ये आंदोलन शुरुआत हुआ और श्वेत लोग इससे डरे नहीं, डटकर सामना किया और काले लोगों पे और अत्याचार किया। इन काले लोगों के साथ रंगीन चमड़ी वाले लोग थे,
ये लोग दोनों मिलकर के जब आंदोलन शुरू किए तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग, अधिकतर नेता जो आंदोलन कर रहे थे वो लोग जेल में डाल दिए गए या तो उनकी हत्याएं कर दी गई। इसी में एक नाम आता है 1964 में नेल्सन मंडेला, जो कि आप अगला टॉपिक में देखेंगे। नेल्सन मंडेला का परिचय एवं योगदान, दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का परिचय और योगदान को भी अगले टॉपिक में देखेंगे। तो ये 1950 में आंदोलन शुरू होता है। 60 के दशक में ये आंदोलन और तीव्र हो जाता है और तीव्र होते होते ये आंदोलन लंबा खींचता है। बहुत सारे लोग जेल जाते हैं, बहुत सारे लोगों की हत्याएं होती हैं। लेकिन जब 1990 के करीब, ये 90 के करीब में गोरे लोगों को लग जाता है कि अब हमारे द्वारा जो शोषण होगा वो जो है अधिक दिनों के तक नहीं चलेगा, और वो अपने नियमों में, अपने सिद्धांतों में थोड़े थोड़े से बदलाव करना शुरू करते हैं और जो बंदी लोग थे, राजनीतिक बंदी थे, उन लोगों को रिहा करते हैं। और इसी क्रम में जो नेल्सन मंडेला का नाम हो रहा था 11 फरवरी 1990 को, कब 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला को भी रिहा कर दिया गया। और 90 के बाद इस तरह से वहाँ पे दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे और सरकार के साथ समझौता हुआ। तो ये 50 से शुरू होकर 90 तक लगभग 40 सालों तक आंदोलन चला। और ये मंडेला साहब जो हैं वो लगभग 27 साल जेल में रहे, 28 भी कह सकते हैं क्योंकि 27 क्रॉस कर चुके थे। आपके पाठ्य पुस्तक में 28 पेंटिंग है। वो उनकी सज़ा है वो जो है वही 64 में दी गई थी। उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई थी। किसमें? क्योंकि लोगों को भड़काने का और देशद्रोह का जुर्म आरोप सिद्ध करके। तो इस तरह से 27-28 साल वो जेल में रहने के बाद रिहा होते हैं। यानी कि मंडेला साहब एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन के अधिकतर जो दिन है वो कैद में ही काटे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम इस टॉपिक को देखेंगे, नेल्सन मंडेला का परिचय एवं योगदान। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला का परिचय ये है कि नेल्सन मंडेला एक अश्वेत व्यक्ति थे। वो कॉलेज के दिनों से ही काफ़ी संघर्षशील थे। कॉलेज में उनको, स्कूल में उनको हर दिन ये एहसास कराया जाता था कि आप अश्वेत हैं, इसलिए आप खुलकर जी नहीं सकते हैं। अगर कुछ ऐसा करते हैं तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, आप इधर नहीं कर सकते हैं, आप इधर। उनको कॉलेज के दिनों में ये एहसास करा दिया गया था और कॉलेज के दिनों में उनको पनिशमेंट भी कई कार्यों के लिए मिला था। अब नेल्सन मंडेला जो है 1950 के दशक में, 50 से वो काफ़ी उभर कर सामने आए, क्योंकि कॉलेज और स्कूल के दिनों से ही वो जागरूक थे, उसके विरोध में थे और वो आंदोलन का ये समर्थन करने लगे, आंदोलन के साथ जुड़ गए, बाद में नेतृत्व करने लगे। तब जाकर के उनको जो श्वेत लोगों की सरकार थी, गोरी चमड़ी वाली सरकार जो थी, उनको अरेस्ट किया और उनको उम्र कैद की सज़ा 1964 में दे दी। और वो 28 वर्षों तक जेल में रहने के बाद नेल्सन मंडेला पुनः जो है 11 फरवरी 1990 को उनको रिहा किया गया। और उसके बाद नेल्सन मंडेला के योगदान से 21 अप्रैल 1994 को, कब? 21 अप्रैल 1994 को एक दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र गणराज्य एक का निर्माण हुआ और वहाँ का संविधान बनना तय हुआ। जब संविधान बनने जा रहा था तब नेल्सन मंडेला साहब ने कहा कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे ऊपर जो जुर्म श्वेत लोगों ने किया है वो जुर्म हम भी उनके ऊपर करेंगे। और आइए हम उनके एक भाषण का अंश आपको सुना देते हैं इस किताब से पढ़ करके। वो उनके ही शब्द हैं, हूबहू उनके शब्द को मैं आपके सामने परोस रहा हूँ। ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे से दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से
लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भलमानसता पर भरोसा था और वे इसे मानने को तैयार थे। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीका के लोग अच्छाई और विश्वास करना न छोड़ें और इस बात पर आस्था देखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र के आधार है। बच्चों, ये जो शब्द है वो कह रहे हैं कि भले कितना हूँ वो हमारे खिलाफ थे, हमें कितना हूँ वो सताए हैं, हमारे साथ नफ़रत किए हैं, लेकिन उन तमाम नफ़रतों को भुला करके हम उनको गले लगा लेंगे और गले लगा करके हम गोरे और काले लोगों के मिक्स करके एक सरकार का निर्माण करेंगे, एक संविधान का निर्माण करेंगे। इस तरह से उनके जीवन काल में 71वें वर्ष में, वो 71 साल के थे, तब जा कर के 11 फरवरी 1990 को उनकी रिहाई हुई। 1964 में उनको जेल डाला गया और 5 दिसंबर 1913 को उनकी मृत्यु हो गई। बच्चों, उनका 18 जुलाई को जन्म दिवस मनाया जाता है और एक विशेष बात जान जाइए कि 18 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ ने उनकी लोकप्रियता को देखते हुए विश्व नेल्सन मंडेला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है और यह मनाया भी जाता है। नेल्सन मंडेला को भारत से बहुत ज़्यादा लगाव था और इसलिए भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया है, जैसे भारत रत्न और भारत के गांधी पुरस्कार से भी उनको नवाजा गया है। और दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो आज बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप अगली कक्षा में अपने पाठ्य पुस्तक को स्वाध्याय कर लेंगे तो ज़्यादा समझ होगी। अगर किसी तरह का कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।